गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में क्या मौर्य वंश है जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत कहाँ कहाँ था ये सब हमने पढ़ लिया है ना। आज हम मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे है ना। मौर्योत्तर काल में हम क्या विदेशी और देसी जो आक्रमण है जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र पर था ये हम देखेंगे। तो उसमें हम शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे, सातवाहन वंश के बारे में और शक वंश के बारे में पढ़ेंगे कि शकों की जो शाखाएं हैं वो मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ आती थी। तो सबसे पहले हम आज शुंग वंश के बारे में देखेंगे। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र ने की थी। पुष्यमित्र शुंग द्वारा इसकी स्थापना की गई थी शुंग वंश की, है ना। और इसने क्या किया था, जो अंतिम मौर्य वंश का शासक था बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी, है ना। और जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत इसका शासन कहाँ पर था? उज्जैन पर था, सांची पर था और सतना था, है ना। विशेषकर क्या है, उज्जैन और सांची और सतना पर, है ना। इसके बाद पुष्यमित्र के बाद कौन आया था? पुष्यमित्र के बाद इसका पुत्र अग्निमित्र आया था। कौन आया था? पुष्यमित्र के बाद इसका पुत्र कौन आया था? अग्निमित्र आया था ना। और जो पुष्यमित्र के समय जो अग्निमित्र था वो क्या था? विदिशा का क्या था? राज्यपाल था। जैसे बिंदुसार के समय अशोक किसका, उज्जैन का कितने वर्षों तक शासक था? 11 वर्षों तक था। उसी प्रकार पुष्यमित्र के समय अग्निमित्र विदिशा का क्या था? राज्यपाल था, है ना। उसके बाद क्या, जो अग्निमित्र है, अग्निमित्र पर जो कालिदास है ना, कालिदास जी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। कालिदास जी ने क्या, मालविका मित्रम लिखी है। क्या है? मालविका मित्रम लिखी है, जो कि किसके ऊपर है? अग्निमित्र और उनकी जो पत्नी है मालविका, है ना, प्रेमिका या माल है, उनके ऊपर मालविका और अग्निमित्र के ऊपर कौन सी ग्रंथ लिखा है? मालविका मित्रम लिखा है ना, जो कि क्या, कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है ना, कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है ना। इसके बाद जो अग्निमित्र के जो मित्र है ना, उनके मित्र का नाम क्या है? माधव सेन। माधव सेन को क्या, इन्होंने विदर्भ का जो क्षेत्र है, विदर्भ के क्षेत्र का क्या कार्यभार सौंपा था। विदर्भ कहाँ पर है वर्तमान में? ये वर्तमान में महाराष्ट्र में आता है। पहले क्या, ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल था, पर कब जब विभाजन हुआ था 1956 में, तो विदर्भ को कहा, महाराष्ट्र में शामिल कर दिया गया था। तो विदर्भ का जो कार्य क्षेत्र है वो किसको दे दिया था? उनके मित्र माधव सेन को उसका कार्यभार सौंप दिया था। और जो शुंग वंश का अंतिम शासक, क्योंकि सबसे पहले तो आपसे प्रथम शासक पूछेंगे और उसके बाद जो शक्तिशाली शासन होते हैं उनके बारे में पूछेंगे और अंतिम शासक। तो अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। कौन था? देवभूति, जिसकी मृत्यु किसने की थी? वासुदेव ने। क्या किसने की थी? वासुदेव द्वारा इनकी मृत्यु की थी। किसकी? देवभूति की, है ना। तो हमने पढ़ लिया फर्स्ट पुष्यमित्र, उसके बाद अग्निमित्र और अंतिम क्या हो गया? देवभूति, है ना। अब जो शुंग वंश की कला एवं स्थापत्य के बारे में देख लेते हैं। जो सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया था? अशोक के द्वारा करवाया था, ये हमने देखा है ना। जो सांची के स्तूप की जो 4 दीवारियां है ना, मतलब चारों ओर से जो बनी हुई है ना, कुछ इस टाइप का बना हुआ है ना। तो जो 4 दीवारियां बनी है ना, उसकी जो 4 दीवारियां और प्रवेश द्वार है ना, प्रवेश द्वार 4 है ना, दक्षिण में भी है। तो जो प्रवेश द्वार है उनका निर्माण किस काल में हुआ था? शुंग वंश में हुआ था, और स्पेशली पुष्यमित्र के समय ही हुआ था। उसके बाद जो भरूत स्तूप है, भरूत स्तूप कहाँ पे? सतना में। भरूत स्तूप का निर्माण भी किसने करवाया था? अशोक द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। पर जो भरूत स्तूप का जो विस्तार है वो किस वंश में हुआ था? शुंग वंश में भरूत स्तूप का विस्तार हुआ था, है ना। उसके बाद एक जो है विदिशा में क्या है? खंबा बाबा। क्या है? खंबा बाबा नामक एक स्थान है, वहां पे क्या, हेलियोडोरस, है ना। जो हेलियोडोरस है उन्होंने क्या, गरुण स्तंभ का निर्माण करवाया, जो कि क्या, भगवत धर्म से संबंधित है। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो खंबा बाबा है, जो गरुण स्तंभ है, कुछ लोग वहां पे स्थानीय नाम के ही आधार पर उसको खंबा बाबा भी बोलते हैं, पर क्या है वो गरुण स्तंभ, है ना। गरुण स्तंभ किस धर्म से संबंधित है? भगवत धर्म से संबंधित है। और ये किसके काल में बनवाया गया था? किसके काल में हेलियोडोरस आए थे? किसके दरबार में आए थे? तो भागभद्र के दरबार में हेलियोडोरस आए थे, जो कि जो भागभद्र है वो 14वें शासक थे। कौन थे? 14वें शासक थे, है ना, किसके? शुंग वंश के, है ना। तो डायरेक्ट आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो भागभद्र है वो कौन से वे शासक थे? तो 14वें शासक थे। और हेलियोडोरस किसके समय आया था? तो भागभद्र के समय कहाँ पे? विदिशा में आया था और गरुण स्तंभ की स्थापना करवाई थी, है ना।
इसके बाद हम सातवाहन वंश देखेंगे, है ना। सातवाहन वंश का शासक मुख्य रूप से क्या था, पूर्वी मालवा में था, और अवंती कहाँ पे, पश्चिमी मालवा में था। पश्चिमी मालवा और पूर्वी मालवा में इनका शासक था। प्रथम कौन थे इनके प्रथम कौन थे, स्थापना किसने की थी सातवाहन वंश की, सिमुक ने की थी। किसने की थी, सिमुक ने की थी। और इनके सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, सातकर्णी प्रथम। कौन था, सातकर्णी प्रथम सबसे ज्यादा, क्योंकि या तो आपसे प्रथम पूछेंगे, प्रथम कौन है, सिमुक है, और सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक कौन है, सातकर्णी प्रथम, है ना। जिसका उल्लेख भी कहाँ पे किया गया है, जो दक्षिण के जो सांची का दक्षिण तोरण द्वार है ना, उसमें क्या, सातकर्णी का उल्लेख किया गया है ना। तो सबसे शक्तिशाली शासक कौन है, सातकर्णी प्रथम, और जिसका उल्लेख किसमें किया, सांची के दक्षिण तोरण द्वार में इसका उल्लेख किया गया है ना। अब हम अंतिम देखें तो अंतिम शक्तिशाली, है ना, अंतिम शक्तिशाली देखेंगे तो यगरी सातकर्णी कौन है, यगरी सातकर्णी अंतिम है। और अगर ये अंतिम शक्तिशाली है ना, और अगर अंतिम की बात करें, अंतिम सातवाहन शासक कौन था, तो यगश्री सातकर्णी, है ना। ये यगरी सातकर्णी है, और यगश्री सातकर्णी क्या है, अंतिम है ना। और जो सातवाहन शासक है उनके द्वारा क्या, भूदान की जो प्रथा है, भूदान की जो प्रथा है वो स्टार्ट की गई थी, क्या, जिसका प्रारंभ कब हुआ था, सातवाहन वंश के काल में हुआ था भूदान की प्रथा, है ना। और जो सातवाहन के जो सिक्के हैं वो मुख्य रूप से कहाँ से, बेसनगर से मिले, और तेवर से। तेवर किसको बोलते हैं, वर्तमान में जबलपुर, और बेसनगर क्या बोलते हैं, विदिशा को बोलते हैं। तो कहाँ से मिले, बेसनगर और तेवर से मिले, है ना। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम शक वंश देखेंगे। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत शक वंश की 2 शाखाएं थी पश्चिम में। वैसे तो शक वंश की 4 शाखाएं, जो कि हम मतलब इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे, है ना। तो 4 शाखाएं हम देखेंगे शक वंश की। पर अगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखें तो पश्चिम में क्या, 2 शाखाएं हैं। तो 2 शाखाएं कौन कौन सी है, एक क्षयराज वंश है और एक कदर्मक वंश है। क्या है, एक क्षयराज वंश है और एक कदर्मक वंश है। तो हम कदर्मक और क्षयराज वंश का क्या, या तो हम प्रथम शासक देखेंगे और अंतिम शासक, और जो सबसे शक्तिशाली शासन था उनको देखेंगे। तो क्षयराज वंश का सबसे प्रथम शासक कौन था, भूमक था। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्षयराज वंश का सबसे प्रथम शासक कौन था, तो भूमक था। और जो क्षयराज वंश का जो शासक था वो मुख्य रूप से कहाँ पर था, उज्जैन और भिलसा पर था। भिलसा किसको बोलते हैं, वर्तमान में विदिशा को बोलते हैं। तो कहाँ पे शासन था इनका, उज्जैन और भिलसा पर इनका शासक था, किसका, क्षयराज वंश का, है ना। और सबसे अगर शक्तिशाली शासन की बात करें तो सबसे शक्तिशाली शासन कौन था, नेहपाल था। कौन था, नेहपाल। प्रथम कौन है, भूमक है, और सबसे शक्तिशाली देखें तो नेहपाल है ना। और जो नासिक अभिलेख है ना, नासिक अभिलेख है, उसमें क्या, जो सातकर्णी किस वंश के सबसे शक्तिशाली शासन थे, सातवाहन वंश के सबसे शक्तिशाली शासन थे, है ना। जो एक बात हो रही है जो सातवाहन वंश में, कि जो सातवाहन वंश में है जो शासकों के नाम उनकी माता के नाम पर आधारित थे। मतलब हम कह सकते हैं कि जो सातवाहन शासन था वो मातृ सत्तात्मक शासन था। क्या, मातृ सत्तात्मक वंश था, है ना। तो जो सबसे शक्तिशाली नेहपाल शासक था, और नासिक अभिलेख में सातकर्णी द्वारा क्या, पूर्वी मालवा को क्या बोलते थे उस समय, आकर बोलते थे। क्या बोलते हैं, आकर बोलते थे। और जो पश्चिमी मालवा उसको क्या बोलते थे, अवंती, है ना। क्या बोलते थे, पश्चिमी मालवा को क्या बोलते थे, अवंती को किससे छीना था, नेहपाल से। किसने छीन लिया था, सातकर्णी ने। और इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है हमें, नासिक अभिलेख में मिलता है ना। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हमने कदर्मक वंश देख लिया, क्षयराज वंश देख लिया, कदर्मक वंश देखेंगे। कदर्मक वंश का सबसे प्रथम शासन कौन था, चष्टन था। सबसे प्रथम शासन कौन था, चष्टन था। जैसे क्षयराज वंश का प्रथम शासक भूमक, वैसे ही कदर्मक वंश का सबसे प्रथम शासन चष्टन। इसकी राजधानी क्या थी, उज्जैन इसकी राजधानी थी। और अगर सबसे शक्तिशाली शासक की बात करें तो रुद्रदामन इसका सबसे शक्तिशाली शासन था, जिसका विशेष अभिलेख कौन सा है, जूनागढ़ अभिलेख, है ना। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रुद्रदामन द्वारा अभिलेख कौन सा है, जूनागढ़ अभिलेख, है ना। अगर इसके अंतिम शासक की बात करें तो रुद्र सिंह तृतीय
होती है। इसका अंतिम शासन था कदर्मक वंश का, है ना। इसके बाद जो शक वंश है वो विदिशा में भी इनका शासक था, तो विदिशा की अलग से इसका पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले विदिशा में प्रथम शासन कौन था? श्रीधर वर्मन था। कौन था? श्रीधर वर्मन। इनको किसके द्वारा पराजित किया गया था? समुद्रगुप्त ने किसको पराजित किया था? श्रीधर वर्मन को पराजित किया था। और इसका जो विदिशा पे शासन था शक वंश का, उनका अंतिम शासन कौन था? रुद्र सिंह था। क्या था? रुद्र सिंह। और इसके जो शिलालेख है, अभिलेख है, खेतखड़ी कहाँ पर? शाजापुर से मिले। और अगर ओवरऑल देखें तो इनके जो अभिलेख है वो कहाँ से मिले? उज्जैन से, क्योंकि शक वंश का विशेषकर शासक कहाँ था? उज्जैन और विदिशा पर था। तो हमने क्या विदिशा भी देख लिया कि विदिशा के अंतर्गत शक कौन कौन से थे, है ना। प्रथम देख लिया और अंतिम देख लिया। कदर्मक वंश भी देख लिया, 6 रहा। तो आज हमारा शुंग वंश, सातवाहन वंश और शक वंश कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे और गुप्त वंश है उसको भी हम स्टार्ट कर देंगे।